नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को एक चिट्ठी लिखकर आदेश दिया है कि वो कल काउंटिंग के दौरान कांग्रेस के जिला मुख्यालयों में बड़ी संख्या में उपस्थित रहें और कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसे अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लें। कांग्रेस ने यह भी कहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि कल वो दिन भर अपने घरों में बैठकर टीवी पर चुनाव के नतीजे ना देखें, बल्कि बाहर रहें और सतर्क रहें और बड़ी संख्या में अपने जिला मुख्यालयों पर मौजूद रहें। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी कहा है कि कल करो या मरो का दिन है और जनता इसके लिए आंदोलित है। एक और विपक्षी नेता पप्पू यादव ने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं ने सिर पर कफन बांध लिया है। यह बयान सुनकर आप सबको कल के लिए कुछ चिंता, कुछ आशंका जरूर हो रही होगी। इन नेताओं के लहजे से ऐसा लगता है कि एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन को 295 सीटें न मिली तो उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आएंगे और लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के रंग में भंग डाल देंगे। विपक्षी नेताओं की यह भाषा लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर एग्जिट पोल सही हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार लगातार चुनाव जीतने के बावजूद विपक्ष के नेता कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और अभी भी सारे सवालों के घेरे में प्रधानमंत्री मोदी को ही रखा जा रहा है और विपक्षी दल उन्हें जीत का श्रेय देने के बजाय ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है जिससे लोगों के मन में चुनावों के नतीजों को लेकर शक पैदा हो जाए। आज हमारा सवाल यह है कि क्या यह उन 64 करोड़ 20 लाख वोटर्स का अपमान नहीं है जिन्होंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस लोकतंत्र में विश्वास करके अपना वोट डाला है। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि क्या विपक्ष के बड़े बड़े नेता अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को कल की वोटिंग के लिए भड़का रहे हैं और क्या देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि अगर कल चुनाव के नतीजे विपक्ष के पक्ष में नहीं आए तो फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर इंडिया गठबंधन को कल 295 सीटें नहीं मिली तो फिर कुछ भी हो सकता है और जनता अपने ही इस जनादेश को मानने से इनकार कर देगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि कल मतगणना का दिन जनता के लिए करो या मरो का दिन है। बिहार में पप्पू यादव ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका हर एक कार्यकर्ता कल कफन बांधकर खड़ा होगा। और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि अगर कल मतगणना के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो जनता इसे खुद देखेगी और कल बड़ा प्रतिकार हो सकता है। और आरजेडी ने सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के बलिया से लोकसभा उम्मीदवार सनातन पांडे का एक बयान पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कल वोटों की गिनती में कोई गड़बड़ी हुई तो लोगों को उनकी या कलेक्टर में से किसी एक की लाश मिलेगी और मतगणना से पहले से इस तरह के बयान आना हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक कुछ घंटे पहले जब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं उससे ठीक पहले विपक्ष के नेताओं की इस भाषा पर जरा गौर कीजिए। जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है हर जगह। और जब तक संतुष्ट ना हो जाए गिनती को तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो तमाम लोगों से फिर अपील करता हूं, डीएम साहब से, एआरओ, आरओ, सबसे गिनती में घालमेल की कोशिश मत करिएगा क्योंकि चीजें फिर हमारे हाथ में नहीं रहेंगी। जनता तैयार बैठी हुई है। जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम हो। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आएगा, कफन बांध के आएगा। आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे वोटों की गिनती के दौरान पार्टी मुख्यालयों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहने के लिए कहा है। चिट्ठी में आज लेकर आया हूं, अभी आपको पढ़कर सुनाता हूं।
और जरा ध्यान से आप सुनिएगा इस चिट्ठी में क्या लिखा है। वो लिखते हैं, कल वोटों की गिनती के समय हमें सतर्क और सावधान रहना होगा। घर में बैठकर न्यूज चैनलों पर रिजल्ट देखने की बजाय कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को जिला कांग्रेस दफ्तरों और राज्य के कांग्रेस मुख्यालय में सुबह से ही पहुंचना होगा। हर राज्य के प्रभारी सुनिश्चित करें कि कांग्रेस दफ्तरों में कार्यकर्ताओं के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। जहां भी जरूरत पड़े वहां कार्यकर्ताओं को तुरंत भेजने की व्यवस्था हो। भाई, ये कार्यकर्ताओं को तुरंत भेजने की व्यवस्था मतलब इससे ये कार्यकर्ता जाकर क्या करेंगे? इनको कहां भेजा जाएगा? ट्रकों और बसों में भरकर। फिर लिखते हैं, अगर जनता को लगता है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है तो मोबाइल फोन पर उसे रिकॉर्ड कर लें। हम मोबाइल नंबर जारी कर रहे हैं, उस पर वो तुरंत भेजें। फिर कहते हैं आगे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जनता के साथ संपर्क में रहे। गिनती की प्रक्रिया में हमें किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकना होगा। इस बार का चुनाव परिणाम लोकतंत्र बचाने का जनादेश लेकर आएगा। सभी सजग रहें, हम सब मिलकर बदलेंगे हालात। लेकिन यह हालात बदलने की जगह ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चुनाव का नतीजा ही बदलना चाहते हैं। यह कैसी भाषा है? उत्तर प्रदेश बीजेपी ने भी चुनाव आयुक्त को एक शिकायत भेजी है जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि ये दोनों पार्टियां मतगणना के दौरान दंगे भड़काना चाहती हैं। और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि पुलिस ऐसे सभी लोगों पर नजर रख रही है जो लोगों को मतगणना केंद्रों पर इकट्ठा होने के लिए उकसा रहे हैं। हमारे पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण हैं जिससे कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति वहां भारी संख्या में लोगों को पहुंचने की अपील कर रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज से वो लोग विरत रहें, वरना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है और कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था गड़बड़ करने का प्रयास करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। अब आज सबसे बड़ा सवाल यह है, और आप भी इसे सोचिएगा, कि ये सारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जनता जो है वो आंदोलित है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस कहती है इस बार का चुनाव परिणाम लोकतंत्र बचाने का जनादेश लेकर आएगा। लेकिन ये जो कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, ये किसका जनादेश है? इसमें किसने वोट डाला है? क्या ये भारत के लोगों का जनादेश नहीं है? क्या ये भारत के 64 करोड़ 20 लाख लोग जिन्होंने इस बार वोट डाला है, ये उनका जनादेश नहीं है? ये उनकी मर्जी नहीं है? ये उनकी चॉइस नहीं है? ये उनका वोट नहीं है? तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि जनता कुछ और चाहती है? जनता तो जो चाहती है जनता ने ईवीएम में डाल दिया। तो फिर जनता और क्या चाहती है? और फिर वो कौन सी जनता है? एक जनता जिसके बारे में ये नेता बता रहे हैं, या वो जनता, वो 64 करोड़ 20 लाख लोग जो वोट डालकर आए हैं? भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में आज तक सभी चुनावों के नतीजों को सबने सहर्ष स्वीकार किया है। हर विपक्षी दल ने, चाहे वो हारे जीते, कैसा भी परफॉर्मेंस रहा हो, चाहे उनकी पार्टी बिल्कुल उखड़ गई हो, लेकिन सबने चुनाव के नतीजों को, जनता की मर्जी को सहर्ष स्वीकार किया है हाथ जोड़कर। और कभी ऐसा नहीं हुआ भारत के इतिहास में जब चुनाव के नतीजों को लेकर किसी पार्टी ने ऐसा अविश्वास जताकर माहौल खराब करने की कोशिश की हो। लेकिन इस बार विपक्षी नेताओं के इन बयानों ने भारत के लोकतंत्र के लिए एक बिल्कुल नई और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब विपक्ष के बड़े बड़े नेता अप्रत्यक्ष तरीके से यह कह रहे हैं कि अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए तो फिर कुछ भी हो सकता है, और यह बहुत खतरनाक बात है। उनके भाषा में ऐसा लहजा दिखाई दे रहा है कि वो ये कह रहे हैं अगर हमारे 295 सीटें नहीं आई तो हम इन चुनावों के नतीजों को मानेंगे ही नहीं। तो हम ये आरोप लगा देंगे कि ये पूरा चुनाव रिग्ड है, ये पूरा चुनाव फिक्स्ड है और ये पूरा चुनाव बेईमानी से कराया गया चुनाव है। सोचिए, भारत की तरफ पूरी दुनिया देखती है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती की तरफ, कि हमारे देश में लोकतंत्र कितनी गहरी जड़ें अपनी जमा चुका है।
और हमारे देश में इससे पहले बड़े से बड़े विपक्षी नेता ने भी अपनी हार को हाथ जोड़कर सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि ये जनता जनार्दन की मर्जी है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। यह भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस नेता के लोकतांत्रिक तरीके से तीसरी बार जीतकर प्रधानमंत्री बनने का इस बार अनुमान है, उसी नेता यानी नरेंद्र मोदी की विपक्षी दल अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस बार लोकतांत्रिक तरीके से अगर एग्जिट पोल सही हैं तो तीसरी बार जीत कर आ रहे हैं और विपक्ष के नेता जीत का श्रेय देने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और जीत का श्रेय तो देना बहुत दूर की बात है, उन पर बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं। तो फिर इस देश में कैसे जीता जाए? प्रधानमंत्री मोदी को वैसे भी 10 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री पद का उन्हें कोई लाभ तो मिला नहीं, लेकिन सवाल उनसे सबसे ज्यादा पूछे गए। उन्होंने भी ये चुनाव उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लड़ा है जिस तरह बाकी नेताओं और पार्टियों ने लड़ा है। जिस तरह राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा है, ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी ने भी बनारस से चुनाव लड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं से ज्यादा मेहनत की, लोकतांत्रिक तरीके से ही तीसरी बार सरकार के लिए जमकर परिश्रम किया, दिन रात एक किया। और जब उनकी जीत होती हुई दिख रही है तो विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये तो सब बेईमानी है। आज जब एग्जिट पोल्स का अनुमान है कि कल तीसरी बार देश में मोदी सरकार बन सकती है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, तो विपक्ष इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की ही अग्नि परीक्षा ले रहा है। यह अग्नि परीक्षा लेने का जो समय है, अग्नि परीक्षा देने का, यह तो विपक्ष का था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि, और हमें यह लगता है कि यह उन 64 करोड़ मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने इन चुनावों में भीषण गर्मी के बीच, सुख में, दुख में, बीमारी में, कोई अपने बच्चे को साथ लेकर जा रहा है, कोई अपने बूढ़े माता पिता को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जा रहा है, कोई व्हील चेयर पर जा रहा है, कोई पालकी पर जा रहा है, कोई 90-100 साल के लोग किसी तरीके से पहुंच रहे हैं इतनी बीमारी में भी कि उन्हें जाना है और अपना यह कर्तव्य निभाना है। इस देश के लोगों ने बड़ी परेशानियां झेलकर इस गर्मी में वोट दिया है। मतदान केंद्रों तक लोग इस भर गर्मी में कई घंटे लाइन में लगकर खड़े रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाना था। लेकिन सोचिए, उन सारे लोगों की, करोड़ों लोगों की मेहनत पर अब पानी फेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है ये तो बेईमानी है। इस देश का दुर्भाग्य है कि विपक्षी दल इस वोटिंग को सेटिंग बता रहे हैं और आज भी जब चुनावों के नतीजे आने में कुछ घंटे ही बाकी हैं, तब विपक्ष के तमाम बड़े नेता एग्जिट पोल को ही बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी डीएम वाली ईवीएम से चुनाव जीतना चाहती है। How hopeful you are to form the government now? Well, we are very hopeful that our results ये मतगणना से पहले देश की जनता को, देश के प्रशासनिक तंत्र को और देश के चुनाव आयोग को प्रभावित करने की एक गलत कोशिश है। एग्जिट पोल इस देश के अंदर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेक बार ये गलत साबित हुआ है। अरे एग्जिट पोल जो है ये मोदी जी का पोल है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे ये चलाया जाता है। अरे भैया, और मीडिया से उम्मीद क्या की जाएगी? तो आप जानते हैं कि हम लोगों का जो है जनता का पोल है। जनता ने जो फीडबैक दिया है वो 295 इंडिया गठबंधन को दिया है और मोदी जी का जो पोल है उसमें भी मोदी जी को घाटा दिखाया है। जो भी एग्जिट पोल में आ रहा है ना, वो सच नहीं है। एग्जिट पोल में तो वन साइडेड ऐसा आ रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नहीं, वो जो हम लोग भी जनता से या हमारा क्षेत्र से हम लोग भी सारा चीज का आकलन किया है, इसीलिए जो भी एग्जिट पोल आ रहा है वो सच नहीं है। आज विपक्ष को थोड़ा ध्यान से यह बात सोचनी चाहिए कि एग्जिट पोल्स के लिए मीडिया की आलोचना करना कहां तक सही है।
अगर एग्जिट पोल्स वोटिंग से पहले आए होते तो हो सकता है उनसे वोटर प्रभावित हो जाते, और हो भी सकता है कि इनसे किसी पार्टी को फायदे में दिखाकर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश होती। तो समझ में भी आता कि यह एग्जिट पोल किसी खास पार्टी के पक्ष में है जिससे उसे फायदा हो सकता है। लेकिन एग्जिट पोल तो चुनाव खत्म होने के बाद आए हैं, जिससे किसी भी पार्टी को किसी भी प्रकार का कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वोटिंग तो खत्म हो चुकी। वोटर ने अपना वोट डाल दिया, वो ईवीएम में बंद है। तो एग्जिट पोल चाहे किसी की भी हार दिखाए, किसी की भी जीत दिखाए, उससे किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही कल आने वाले नतीजे पर एग्जिट पोल का कोई फर्क पड़ने वाला है। सोचिए, जब ये एग्जिट पोल्स हर न्यूज चैनल के लिए उसकी विश्वसनीयता की अग्नि परीक्षा की तरह होते हैं, तो कोई भी न्यूज चैनल इस परीक्षा में अपने आप को गलत क्यों साबित करना चाहेगा? कोई भी न्यूज चैनल ये क्यों चाहेगा कि उसका दर्शक बाद में चलकर उससे सवाल पूछे कि आपने गलत एग्जिट पोल दिखाया? कोई भी क्यों चाहेगा? और आप ये भी सोचिए कि मीडिया एग्जिट पोल में वो अनुमान दिखाएगा जो जमीन पर उसने देखे हैं, या वो अनुमान दिखाएगा जो विपक्ष को पसंद आएंगे? असल में विपक्ष की मीडिया से सबसे बड़ी समस्या यह है कि शायद वो विपक्ष मीडिया से यह उम्मीद कर रहा है कि मीडिया उनकी जगह चुनाव जाकर लड़ ले। देखिए, मीडिया तो विपक्ष की जगह चुनाव नहीं लड़ सकता, ना ही मीडिया विपक्षी दलों के लिए कोई रणनीति बना सकता है, ना ही मीडिया विपक्षी दलों की और किसी प्रकार से कोई मदद कर सकता है। हम तो उनकी आवाज आप तक पहुंचा सकते हैं, और जो मीडिया ने लगातार पहुंचाई है। इस दौरान आपने तमाम विपक्षी दलों की आवाज देखी होगी, आज तक पर तो जरूर देखी होगी। ऐसा तो नहीं है कि किसी के भाषण नहीं दिखाए गए, किसी की रैली नहीं दिखाई गई, सब कुछ दिखाया गया। लेकिन विपक्ष ने असल में जो समय नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लड़ने में उनको लगाना चाहिए था, जो दिमाग उनसे लड़ने में लगाना चाहिए था, उन्होंने वो सारा समय मीडिया से लड़ने में बेकार कर दिया। और अब वो ऐसे समय में एग्जिट पोल से लड़ाई लड़ने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कल के लिए कुछ रणनीति बनाते, एग्जिट पोल से लड़ने में और उन्हें झूठा बताने में किसी को भी क्या फायदा हो सकता है? आप सोचिए। इससे बढ़िया तो विपक्ष के नेता कल नतीजा आने तक का इंतजार ही कर लेते और उसके बाद अपना मुंह खोलते और कहते कि देखिए सारे एग्जिट पोल गलत निकले। लेकिन सारे के सारे नेता एग्जिट पोल्स के पीछे पड़ गए। हमारे देश में जो लोग विपक्ष के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं और ये सोचते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, उन लोगों को जयराम रमेश का आज हम एक उदाहरण दिखाना चाहते हैं। जयराम रमेश एक बिल्कुल सही केस स्टडी है। देखिए क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी के साथ हमेशा बैठे रहते हैं, आपने उनको देखा होगा। और उन्होंने 1 जून को यह आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर के 150 जिलों के डीएम्स को, कलेक्टर्स को फोन किया और उन पर चुनाव में बीजेपी को जिताने का दबाव डाला। यह बहुत बड़ा आरोप है, बहुत ही बड़ा। जयराम रमेश के ये गंभीर आरोप थे और इसलिए चुनाव आयोग ने उसी समय तत्परता दिखाते हुए उनसे कल शाम 7 बजे तक इन आरोपों के सबूत मांग लिए। कहा कि भाई आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, आप इन्हें हमें शाम 7 बजे तक इसके सबूत दीजिए, आधार बताइए कि कैसे ये आरोप लगे, तो हम जांच भी करेंगे। लेकिन जयराम रमेश ने सबूत देने की बजाय चुनाव आयोग को ही एक चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें 1 हफ्ते का समय चाहिए और वो हफ्ते के बाद बताएंगे कि उन्होंने ये आरोप क्यों लगाए। लेकिन चुनाव आयोग ने आज फिर से उन्हें एक नया नोटिस जारी किया और आज शाम 7 बजे तक बताने के लिए कहा कि उनके पास क्या सबूत है कि अमित शाह ने 150 जिलों के डीएम्स को फोन किया था। और आपको पता है, जयराम रमेश ने इस समय तक भी चुनाव आयोग के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे यह पता चलता है कि विपक्ष ऐसे गलत और झूठे बयानों से देश में एक माहौल बना रहा है कि चुनाव आयोग बिका हुआ है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी आज इन आरोपों पर खुलकर जवाब दिए हैं, आपको देखना चाहिए। उन्होंने जयराम रमेश को लेकर कहा कि इस देश में कोई भी नेता अफवाह फैलाकर बच नहीं सकता और उन्होंने कहा कि विपक्ष के शक का इलाज तो अब हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर बार की तरह कल भी पहले पोस्टल वोट की गिनती होगी और बाद में ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है? कैसे हो सकता है देश में?
वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। जो रूल कहता है वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट, सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट। हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह की चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसी 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहां डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई। तो बात करेंगे फिर आगे। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। मैं आपको एक और अभी ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं, देखिएगा। और ये ट्वीट लिखा है शबनम हाशमी ने, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और आपको याद होगा मशहूर एक्टिविस्ट सफदर हाशमी की बहन है। इन्होंने लिखा है, हर्ड दैट ऑन 4th of June बिग चैनल्स विल नॉट शो रियल टाइम डेटा. They will flash BJP leading for most of the seats to set a narrative so that later that seat can be given to BJP by narrow margin. India blocs have to put all the efforts at the counting center to stop this manipulation. मतलब ये लिख रही हैं, और ये वेरीफाइड हैंडल है शबनम हाशमी का, और ये लिख रही हैं कि कल जब काउंटिंग शुरू होगी उसमें न्यूज चैनल्स जो हैं वो रियल टाइम डेटा नहीं दिखाएंगे और शुरुआत में बीजेपी को आगे दिखाना शुरू कर देंगे। ये देखिए उनका, ये आप देख लीजिए जो उन्होंने एक्स पर अभी पोस्ट किया है। और ये कहते हैं कि ये सारे न्यूज चैनल इसलिए ऐसा करेंगे, शुरू में बीजेपी को आगे दिखाएंगे ताकि एक नैरेटिव सेट हो जाए और बाद में बीजेपी को बहुत थोड़े मार्जिन के साथ उन सीटों पर जिताया जा सके। यानी इन्होंने चुनाव आयोग को, मीडिया को, बीजेपी को, सरकार को, सबको एक टीम में रख दिया है। अब आप सोचिए, सारे के सारे न्यूज चैनल्स क्या ऐसा करने वाले हैं? क्या सारे न्यूज चैनल्स गलत डेटा दिखाएंगे? इस तरह का माहौल एक आपके प्रति बनाने की कोशिश हो रही है और यह बड़ा अभूतपूर्व काम हुआ है आज भी, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब देश के चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी जिसमें अपनी सफाई देनी पड़ी, अपनी ईमानदारी के सबूत देने पड़े, अपनी निष्ठा के सबूत देने पड़े और देश को यह सफाई देनी पड़ी कि हम बिके हुए नहीं हैं, हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते। और अगर कोई आरोप लगाता है तो वो सबूत लेकर आए, लेकिन सोचिए आरोप लगाने वाले सबूत तो ला नहीं रहे हैं। इस पूरी राजनीति के बाद आज आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर वोटों की गिनती होती कैसे है और क्या इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी संभव है, जैसा कि सारे विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कराई जाती है और ज्यादातर मामलों में उस जिले के डीएम को चुनाव आयोग राज्य सरकार की सलाह पर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। तो जिले का जो डीएम होता है ज्यादातर वही रिटर्निंग ऑफिसर होता है। और इसीलिए देखिए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जिलों के डीएम को पहले ही फोन करके उनके साथ सेटिंग कर ली है। क्या यह संभव है? क्या ये 150 लोग जिन्हें फोन किया गया होगा ये ऐसे सेट हो जाएंगे? ये असल में हमारे देश के जो अफसर हैं, हमारे देश के जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उनका भी अपमान है। मैं तो आज ये कहूंगा कि ये जो सारे हमारे देश के डीएम हैं, हमारे देश के कलेक्टर हैं, हमारे देश के सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी है, उन्हें भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेता खुलकर हमारे देश के सारे डीएम्स का अपमान कर रहे हैं
और कह रहे हैं कि सारे डीएम्स बिक चुके हैं, इनकी बीजेपी के साथ सेटिंग हो गई है और ये सारे डीएम बीजेपी को जिता देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट भी वोटों की गिनती करते हैं। मतगणना के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए काउंटिंग से जुड़ी हर जानकारी को गुप्त रखा जाता है। जैसे किसी भी सरकारी अधिकारी को पहले से यह नहीं बताया जाता कि उन्हें किस निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती करनी है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। यानी अगर कोई सेटिंग भी करनी हो तो कोई कर नहीं सकता। सबको सिर्फ यह निर्देश दिया जाता है कि उन्हें सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच मतगणना केंद्र पर पहुंचना है और मतगणना केंद्र पर पहुंचने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर एक रैंडम तरीके से, यानी एक चिट निकालकर काउंटिंग सुपरवाइजर्स और बाकी कर्मचारियों को उनके हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। साधारण परिस्थितियों में किसी भी हॉल में 15 से ज्यादा टेबल्स लगाने का नियम नहीं है और ये वही टेबल हैं जहां वोटों की गिनती होती है। और बड़ी बात यह कि इस दौरान हर उम्मीदवार का, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, हर उम्मीदवार का एक एजेंट मतगणना केंद्र के अंदर मौजूद रहता है, उसके सामने मतगणना होती है। इसके अलावा ईमानदारी से वोटों की गिनती कराने के लिए किसी भी एजेंट को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती और एक बार कोई एजेंट अंदर आ गया तो फिर वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। अगर रिटर्निंग ऑफिसर को लगता है कि कोई एजेंट वोटों की गिनती को प्रभावित कर रहा है तो इस एजेंट को बाहर करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जब तक रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति नहीं होती तब तक पुलिस भी अंदर हॉल में नहीं जा सकती और कोई मंत्री, कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर खुद देश का प्रधानमंत्री भी चाहे तो उन्हें भी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि मतगणना की यह पूरी प्रक्रिया कितनी सुरक्षित है और कितनी शुद्ध है। इससे भी बड़ी बात यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से हॉल में मौजूद एजेंट्स की एक एक करके तलाशी ले सकते हैं और जो पार्टियां आपको इसके खिलाफ उकसा रही हैं उनका मकसद क्या हो सकता है। ये पार्टियां आपको कभी ये नहीं बताएंगी कि ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू होने से पहले उसकी कई बार जांच होती है और इस जांच की भी इतनी सारी लेयर्स हैं कि ईवीएम से वोटों की गिनती के दौरान कोई गड़बड़ी होना संभव है ही नहीं, ये असंभव है। जैसे जिस बॉक्स में ईवीएम बंद होती है उसकी सील चेक की जाती है, उसके बाद बैलेट यूनिट की सील चेक होती है, बैलेट यूनिट में रिजल्ट सेक्शन पर लगी ग्रीन सील भी चेक होती है और आखिर में सीरियल नंबर को उससे मिलाया जाता है और सब कुछ सही होने के बाद ही ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू होती है और फिर नतीजे आने शुरू होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वोटों की इस गिनती के दौरान हर उम्मीदवार के एजेंट्स स्वयं मतगणना केंद्रों में मौजूद होते हैं और अगर इसके बाद भी किसी पार्टी को शिकायत है कि वोटों की गिनती ठीक नहीं है तो वो पार्टी टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके या चुनाव आयोग की आईडी पर ईमेल लिखकर अपनी शिकायत तुरंत दर्ज करा सकते हैं। और भी बड़ी बात, ये सब कुछ जब होता है, जहां ईवीएम मशीन्स को पहले रखा जाता है, जहां काउंटिंग होती है, वो सब कुछ सीसीटीवी की निगरानी में होता है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने देश में आज एक ऐसा माहौल बनाकर रख दिया है जिससे वोटों की गिनती जैसे तो बीजेपी के दफ्तरों में होने वाली है और विपक्ष के नेता अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव आयोग ने मतगणना से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे देश के वोटर्स की सराहना की है। आज हमें अपने देश के वोटर्स के लिए तालियां बजानी चाहिए थी क्योंकि इस बार के चुनाव में कुल मिलाकर 64 करोड़ 20 लाख लोगों ने मतदान किया और यह संख्या G7 देशों की जनसंख्या से 1.5 गुना है। यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है उनके वोटर से 2.5 गुना है। इस बार लगभग 33 करोड़ पुरुषों ने और 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं ने चुनाव में अपना वोट डाला है और लोकतंत्र में महिला वोटर्स की इस अभूतपूर्व भागीदारी के लिए आज चुनाव आयोग के अधिकारियों ने खड़े होकर देश की महिलाओं के लिए तालियां बजाई। There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this we feel is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters. By this, I would ask all of you to join and hand. These are all our voters. So we thank you all.
we salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election. तो हमारे देश की तमाम महिला वोटर्स को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है और हमारे देश का समाज कहने को तो पुरुष प्रधान रहा है, जहां परिवारों में अक्सर बड़े फैसले लेते वक्त पुरुष महिलाओं से उनकी राय लेना भी जरूरी नहीं समझते थे। लेकिन हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जब देश में उसकी सरकार और प्रधानमंत्री चुनने का सबसे बड़ा फैसला लेना था, तो महिलाओं ने भी पुरुषों के बराबर ये फैसले लेने में अपनी भूमिका निभाई है, बराबरी की भूमिका है। हमारे टीवी की भाषा में अक्सर ये कहा जाता है कि जब प्राइम टाइम होता है रात में 9 बजे के आसपास, तब टीवी का रिमोट कंट्रोल महिलाओं के हाथ में होता है और महिला ये तय करती हैं कि रात को 9 बजे पूरा परिवार टीवी पर कौन सा शो देखेगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि देश की महिलाएं उस समय सीरियल देखना ज्यादा पसंद करती हैं। अब ये तो हमें नहीं पता कि वो क्या पसंद करती हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ब्लैक एंड व्हाइट भी देखती हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक इसी तरह का जो माहौल है वो चुनाव में भी रहा है। चुनाव में भी परिवारों का जो रिमोट कंट्रोल है वो महिलाओं के पास रहा है। और इसलिए मैं आज आपको यह बता सकता हूं कि इस बार जो वोटिंग हुई है ये पारिवारिक वोटिंग है, ये पारिवारिक चुनाव रहा है जिसमें महिलाओं ने लीड किया है और महिलाओं ने अपने बाकी के जो सदस्य हैं परिवार के, उन्हें भी जरूर प्रभावित किया होगा कि कहां वोट डालना है। और एक और बात, जब दिल्ली से केंद्र सरकार की कोई वेलफेयर योजना शुरू होती है, सबसे पहले वो महिलाओं की जिंदगी को टच करती है, सबसे पहले महिलाओं के जीवन को छूती है। और इसीलिए महिलाएं अब और ज्यादा राजनीतिक रूप से सचेत हो रही हैं और अपनी भागीदारी निभा रही हैं, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए हमारे देश की महिलाओं को बधाई। आपको याद होगा हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों को 6 वर्षों के दौरान जो 16,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स मिले थे, उस पर कितनी राजनीति हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चुनावों के दौरान सिर्फ 2.5 महीने के अंदर अंदर 10,000 करोड़ रुपए का कैश, शराब, ड्रग्स और मुफ्त में बांटे जाने वाला सामान चुनाव आयोग ने जब्त किया है। और यह तो शायद आधा पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि पूरा पैसा तो चुनाव आयोग भी, हमारी जो एजेंसियां हैं वो भी पकड़ नहीं पाई होंगी। शायद उन्होंने आधा पैसा पकड़ा होगा, अगर आप इसे आधा भी माने, हो सकता है आधा भी ना हो। अगर आधा है तो हकीकत में लगभग 20,000 करोड़ रुपए राजनीतिक पार्टियां अवैध तरीके से बांटना चाहती होंगी। लेकिन इस नोट तंत्र से लोगों के वोट खरीदने वाली राजनीति पर सारी पार्टियां आज भी खामोश बैठी हुई हैं। सोचिए, ये 10,000 करोड़ रुपए जो पकड़ा गया है किसका था, कौन सी पार्टी का था, इसकी भी घोषणा चुनाव आयोग को करनी चाहिए। कल के नतीजों से यह स्पष्ट होगा कि देश को अगले 5 वर्षों के लिए एक मजबूत सरकार मिलेगी या एक गठबंधन वाली अस्थिर सरकार मिलेगी। और कल के नतीजे खटाखट वर्सेस सफाचट सीट वाले होंगे। देखिए, चुनाव के दौरान तो खटाखट यह शब्द आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन कल जो दिन होगा वो होगा सफाचट का, जिसमें एक पक्ष को सीटें खटाखट आ सकती हैं और दूसरे पक्ष की सीटें सफाचट हो सकती हैं। और कल का दिन भारत की राजनीति और भारत के बड़े बड़े नेताओं के लिए एक अग्नि परीक्षा का दिन है। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो प्रधानमंत्री मोदी की है और उनकी अग्नि परीक्षा तो आजकल विपक्षी दल भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज तक एक भी चुनाव कभी नहीं हारे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा, और प्रधानमंत्री रहते हुए भी तीसरी बार अगर उन्हें प्रचंड बहुमत मिलता है तो इससे साफ हो जाएगा कि जब देश के लोगों के सामने प्रधानमंत्री चुनने का सवाल आता है तो वो मोदी के अलावा किसी और के बारे में सोचते भी नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी देश की पहली पसंद बन चुके हैं। तो ये अग्नि परीक्षा है। कल राहुल गांधी की भी अग्नि परीक्षा है, जिन्होंने आज तक कांग्रेस पार्टी को एक भी लोकसभा का चुनाव जिताया नहीं। और सोचिए, राहुल गांधी का मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी से है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है। एक तरफ वो जिन्होंने आज तक एक भी चुनाव हारा नहीं, और एक तरफ वो जिन्होंने आज तक एक भी चुनाव जीता नहीं। और फिर भी जिस व्यक्ति ने आज तक एक भी चुनाव हारा नहीं, उस व्यक्ति के बारे में एक दूसरे नेता जिन्होंने चुनाव जीता नहीं, वो तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं और देश के लोग सुन भी रहे हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे की भी अग्नि परीक्षा है, जिनका बतौर कांग्रेस अध्यक्ष ये पहला लोकसभा चुनाव है। और अगर कांग्रेस इन चुनावों में हारी तो इस हार की जिम्मेदारी उन्हीं पर डाली जाएगी और उन्हीं से यह पूछा जाएगा कि उन्होंने पिछले 1.5 वर्षों में किया ही क्या है।
कल अखिलेश यादव की भी अग्नि परीक्षा है, जिन्होंने आज तक अपने दम पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी चुनाव विधानसभा का नहीं जिताया है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले जब उन्होंने चुनाव जो जीता था, वो चुनाव मुलायम सिंह यादव ने जितवाया था, और फिर चुनाव जीतने के बाद तब मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक अखिलेश यादव दोबारा उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत नहीं पाए, एक बार भी नहीं। यही अग्नि परीक्षा मायावती की भी है, जिनकी बहुजन समाज पार्टी का लगातार पतन हो रहा है और पिछले चुनाव में बीएसपी को उत्तर प्रदेश में 10 सीटें मिली थी। यहां बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अपना एक निश्चित वोट बैंक है, लेकिन सोचिए जब हर चुनाव में इन पार्टियों को वोट देने वाले लोग, ये इस पर मैं आऊंगा आपको, लेकिन मायावती के लिए जो है, जो अग्नि परीक्षा है, वो है सर्वाइवल की। लगातार लोग कह रहे हैं कि अब मायावती की जो पार्टी है वो धीरे 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 दम तोड़ रही है, वो पार्टी खत्म होती जा रही है। तो मायावती की अग्नि परीक्षा ये है कि उन्हें देश के लोगों को ये बताना है कि उनकी पार्टी जिंदा है या फिर धीरे धीरे दम तोड़ रही है। और अब अगले पॉइंट पर आते हैं। कल ममता बनर्जी की भी अगली परीक्षा है, जिनकी पार्टी एग्जिट पोल के अनुमानों में पश्चिम बंगाल की अधिकांश सीटें हार रही है, और अगर कल नतीजे भी एग्जिट पोल जैसे रहते हैं तो इससे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के वर्चस्व को तगड़ा झटका लगेगा, उनके कद को तगड़ा झटका लगेगा, और बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का एक बड़ा विकल्प बन जाएगी, और राष्ट्रीय राजनीति में भी ममता बनर्जी का जो कद है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और कल अरविंद केजरीवाल के लिए भी अग्नि परीक्षा का दिन है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी, और अगर एग्जिट पोल के अनुमान ही सही साबित होते हैं और अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में चुनाव हारती है, तो इससे साफ हो जाएगा कि वोटर्स भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं और उनकी अरविंद केजरीवाल के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने न जाने कितने वीडियोस बनाए, कितनी बड़ी बड़ी बातें, नए नए तरीकों से उन्होंने आरोप लगाए। कल उनकी भी अग्नि परीक्षा है कि जनता उनकी बात मान भी रही है या नहीं, कल पता चल जाएगा आपको। और इसका भी पता चल जाएगा, लोग पहले कहते थे कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, यह भी पता चल जाएगा। और यही अग्नि परीक्षा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी है, जिन्हें ईडी ने चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया था। और कल महाराष्ट्र में भी शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की अग्नि परीक्षा है, जिनके बीच असली और नकली शिवसेना और एनसीपी की लड़ाई का फैसला इस बार जनता ही कर देगी। और कल तमिलनाडु में एक तरफ एमके स्टालिन की अग्नि परीक्षा है और दूसरी तरफ अन्नामलाई, बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई को लेकर भी बड़ा सवाल है कि वो इस बार तमिलनाडु में बीजेपी को कितनी सीटें जिताएंगे। और आखिर में कल के चुनाव में उड़ीसा में नवीन पटनायक और बीजू जनता दल की भी अग्नि परीक्षा है, और पता चलेगा कि उड़ीसा के लोग क्या अब नवीन पटनायक से थक चुके हैं, यह भी कल आपको पता चल जाएगा। अब आप यह देखिए कि विपक्ष इस बार इतना डरा हुआ क्यों है। तो इसका कारण यह है कि सबका साथ, सबका विकास के बाद अब इस बार सबका हिसाब होने वाला है। और यही वजह है, आज दिन भर यह चर्चा है कि पहले सबका विकास, सबका साथ की बात की बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, फिर 2019 में सबका विकास और फिर 2024 में सबका हिसाब। और इसलिए बहुत सारे भ्रष्ट नेताओं को यह लग रहा है कि अगर मोदी दोबारा लौट आए तो इस बार उनका हिसाब हो जाएगा। और अब आप यह देखिए कि कन्याकुमारी में ध्यान लगाने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी से दिल्ली लौट रहे थे, तब उन्होंने कन्याकुमारी में अपने अनुभवों और वहां आए विचारों को एक लेख लिखकर देश के लोगों को बताने की कोशिश की है। और प्रधानमंत्री मोदी की इस अनुभूति के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं कि जब चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग राज्यों में उन्हें लोगों का आशीर्वाद मिल रहा था, तब उनकी आंखें नम हो रही थीं और वो लोगों के इस विश्वास को देखकर शून्यता में जा रहे थे और एक तरीके की साधना में प्रवेश कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ये भी लिखते हैं कि कन्याकुमारी में साधना करना उनके लिए कठिन नहीं था, लेकिन जब वो उस स्थान पर ध्यान लगाने के लिए बैठे जो स्थान स्वामी विवेकानंद ने अपने ध्यान के लिए चुना था, तो वो सहज होते चले गए। और इसके बाद उगते हुए सूर्य ने प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को नई ऊंचाइयां, सागर की विशालता ने उनके विचारों को नया विस्तार दिया और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दशकों पहले उनके द्वारा किए गए भारत भ्रमण के चिंतन और अनुभव पुनर्जीवित हो रहे हैं।
और इस साधना से प्रधानमंत्री मोदी को देश के लिए काम करने की अब एक नई ऊर्जा मिली है। वो आगे लिखते हैं कि अब भारत की शक्तियों को स्वीकार करने का समय आ गया, यानी भारत की जो नई शक्ति है इसे स्वीकार करने का समय है, युवा के सामर्थ्य को पहचानने का समय है और भारत युवा राष्ट्र के तौर पर परिभाषित हो इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, यह उन्होंने कहा। और आगे चलकर देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं वी मस्ट एक्नॉलेज भारत स्ट्रेंथ, नर्चर देम एंड यूटिलाइज देम फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड। तो यानी अब ब्रांड भारत को और मजबूत करने का समय आ गया है। और वी ऑल्सो नीड टू चेंज अवर ट्रेडिशनल थिंकिंग रिगार्डिंग रिफॉर्म। तो रिफॉर्म का उन्होंने आज एक नया फॉर्मूला देश के लोगों को दिया है, जिसमें वो कहते हैं, उनका जो विजन है वो कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म फॉर द कंट्री, जिसमें वो कहते हैं कि रिफॉर्म करने की जो जिम्मेदारी है वो लीडरशिप की है, नेतृत्व की है, यानी उनकी जिम्मेदारी है कि वो रिफॉर्म करें, नीतियां बनाएं, नई सोच लाएं देश के अंदर। उसके बाद परफॉर्म करने की जिम्मेदारी जो है वो देश के सरकारी अफसरों की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, अफसरशाही की है, क्योंकि जब उन्हें ऊपर से एक नया विजन मिलेगा तो ये सरकारी जो हमारा तंत्र है ये उसे परफॉर्म करेगा। और आखिर में ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव कौन लाएगा? बदलाव लाएगी देश की जनता, जिसे जन भागीदारी के जरिए जब देश के लोगों तक ये पूरी नीतियां पहुंचेंगी इंप्लीमेंटेशन के साथ, तो देश के लोग इसके बाद इस देश को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इसे बदल देंगे। विकसित भारत का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें वो कहते हैं कि 4 डायरेक्शंस होनी चाहिए इसकी। वी नीड टू वर्क क्विकली इन ऑल 4 डायरेक्शंस, स्पीड, स्केल, स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जो फोकस है वो क्वालिटी पर होना चाहिए। और आगे वो कहते हैं लोगों से, माई फ्रेंड्स, वी शुड टेक प्राइड इन एवरी मोमेंट दैट गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद बर्थ इन द लैंड ऑफ भारत। भारत में हमें जो जन्म मिला है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि भगवान ने हमें यह मौका दिया। और वो आगे, मैं वापस उनके पास जाना चाहता हूं जहां उन्होंने शुरुआत में जो उन्होंने लिखा है, और वो कह रहे हैं कि मेरी 3 दिन की जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसमें जब मैं हवाई जहाज में बैठा तो मेरे मन में कुछ बातें आ रही हैं और मैं उन्हें लिख रहा हूं। मेरी आंखें नम हो रही थीं when I entered into a sadhana, and then the heated political debates, the attacks and counterattacks, the voices and words of accusations। तो वो कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान जितना टॉक्सिक माहौल था, जितना नेगेटिव माहौल था, जो लगातार चुनाव को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, उससे उनके मन में भी थोड़ी पीड़ा थी, लेकिन जैसे ही वो इस स्थान पर पहुंचे वो सारी पीड़ा मिनटों में चली गई। और जैसे ही वो मेडिटेशन के लिए बैठे स्वामी विवेकानंद के उस स्थान पर, तो उन्हें तुरंत बहुत मानसिक रूप से बहुत आराम मिला और फिर उन्होंने अपनी ये साधना शुरू की। और आखिर में आपको बता दें कि चुनावी नतीजों से एक दिन पहले शेयर बाजार ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और निवेशकों ने 14 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं आज। और शेयर बाजार में यह उछाल मोदी की वापसी के अनुमान के कारण दिख रहा है। तो आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप देखिएगा जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन स्टॉक मार्केट जो है वो छप्पर फाड़ के निकल जाएगी, और वही हो रहा है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल है, लेकिन हमारे देश के विपक्षी दल शेयर बाजार में आई इस अभूतपूर्व उछाल पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ लोगों को मुनाफा वसूलवाने के लिए शेयर बाजार को, शेयर मार्केट को इस तरीके से बढ़ा रही है। इसलिए है कि मुनाफा कुछ लोग कमा कर कल विदा हो जाएंगे कुछ लोग। इन्होंने अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए महंगाई का बढ़ाने का काम किया है, अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आखिर मुनाफा किसके पास जा रहा है? मुनाफा और महंगाई का हमने हमेशा उदाहरण दिया, याद होगा आपको। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए कल के लिए। कल सुबह 6 बजे से आज तक पर आप सबसे तेज नतीजे देख पाएंगे और दिन भर ये सबसे तेज नतीजे आपके सामने रहेंगे। आपको दिन भर कल आज तक के सामने बैठना है और आज तक पर हम लगातार आपको ये नतीजे दिखाते रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ नतीजे ही नहीं है, ये नतीजे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये नतीजे देश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है।
विपक्षी दलों ने इस चुनाव का सम्मान नहीं किया। विपक्षी दलों ने इस हमारी लोकतंत्र को और हमारी चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने की हर कोशिश की है, लेकिन आपको इससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे बस ये कहेंगे, आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा की तरह जैसे आपने वोट डाला, उसी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप कल टीवी के सामने बैठिएगा और चुनाव के नतीजे देखिएगा। और एक बात की गारंटी हम आपको देते हैं, हम भी उतनी ही ईमानदारी के साथ, उतनी ही सच्चाई के साथ, उतनी ही निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट में आपके सामने हर सच ऐसे ही लाते रहेंगे। और कल चुनाव के नतीजों में जो भी व्हाइट होगा और जो भी ब्लैक होगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इतना भरोसा तो आपको हमारे ऊपर करना ही पड़ेगा। अपने देश की व्यवस्था में भरोसा रखिए, अपने देश के लोकतंत्र पर भरोसा रखिए, और सबसे बड़ी बात, अपने आप के ऊपर आप भरोसा रखिए, क्योंकि इस देश के 62-64 करोड़ लोग गलत फैसला नहीं ले सकते। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कल चुनावी नतीजों से पहले आपके लिए कुछ लाइंस में लेकर आया हूं। हर रोज बदलते दौर में बदल जाता है कोई, किसी की शाम ढलती है तो सवेरा हो जाता है कहीं। नमस्कार।